नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हमारे एवरेज का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एक क्लास हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग एवरेज टॉपिक यानी औसत टॉपिक की सेकंड क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। अब बच्चे, आप लोगों का एग्जाम जो है वो काफी नजदीक आ चुका है, तो अब आप लोग अपनी पढ़ाइयों के अंदर बस बिल्कुल लीन हो जाइए। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये टेंशन है कि सर वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, भारत पाकिस्तान का मैच होगा कि नहीं होगा। तो बेटा वो मैच होता रहेगा, होगा तब भी ठीक है और नहीं होता तब भी ठीक है, क्या फर्क पड़ने वाला है। उनको हम लोग कभी भी हरा सकते हैं, वो तो आते ही बच्चे हमसे हारने के लिए है। लेकिन अभी आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी होगा कि आप लोग अपने एग्जाम के ऊपर फोकस दो। बच्चे 23 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होना है, तो कुछ ही दिनों का समय बचा है और हमारा सिलेबस भी लगभग खत्म होने को है। बस कुछ ही टॉपिक आप लोगों के शेष बचे, तो आज हम लोग हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर कोई भी बच्चा चैनल के ऊपर नया है ना, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम सभी चीजों का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि बच्चे एसएससी जीडी के लिए हमारे चैनल के ऊपर जीके जीएस और मैथ का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को करवाया जा रहा है, वो भी यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री। तो आप लोग चैनल के ऊपर जाइए, चैनल के ऊपर दोनों पार्ट की प्लेलिस्ट बनाकर तैयार कर रखी है और उन प्लेलिस्ट के अंदर बच्चे सभी टॉपिक आप लोगों को मिल जाएंगे। अब हम लोग करते हैं हमारे क्लास की, देखिए शुरुआत। एवरेज, औसत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक समझा एवरेज होता क्या है, इसका मतलब हम लोगों ने समझ लिया था। एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है, वो सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और बच्चे काफी सारे क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाए थे फर्स्ट क्लास के अंदर। आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही था। अब इसी के ऊपर आप लोगों के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम, वो देखिए। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का, ये 2025 का। देखिए बेटा क्या बोला गया है, सेम उसी फॉर्मेट के ऊपर है जो लास्ट क्लास के अंदर लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कि महेश, राम और अनवर का औसत वजन 46 किलोग्राम है। 3 व्यक्ति है, एक होगा बच्चे महेश, एक होगा राम और एक होगा अनवर। इन तीनों का एवरेज वजन बच्चे 46 किलोग्राम है। तो क्या आप लोग तीनों का योग मुझे बता सकते हो क्या? तो डायरेक्ट निकालेंगे ना सर, एवरेज को राशियों की संख्या के साथ गुणा करवा दो, टोटल योग आ जाता है। कितना आएगा? 46 गुणा में 3, और 46 गुणा 3 बच्चे कितना हो जाएगा? 123, सॉरी 138, ठीक, 138 हो जाएगा। क्लियर है बात? फिर आगे क्वेश्चन ने क्या बोला कि यदि महेश और राम का औसत वजन, यदि केवल और केवल महेश और राम का औसत वजन कितना है? 39 किलोग्राम है। इन दोनों का योग पूछ रहा हूं, कितना बनेगा? सर 39 गुणा 2 करेंगे, कितना बनेगा? 78 बनेगा, 78 किलोग्राम बनेगा। फिर आगे क्या बोला कि राम और अनवर का औसत वजन, राम और अनवर का औसत वजन कितना है? 39 किलोग्राम है, सॉरी 49 किलोग्राम है। तो बच्चे इन दोनों का योग कितना आएगा? मैं योग लिख रहा हूं, 49 गुणा 2 आएगा सर 98। अब सेम वही बात है ना, आप लोगों को यह बता दिया गया कि इन दोनों का जो योग आ रहा है, इन दोनों का योग वो तो आ रहा है बच्चे 78, और इन दोनों व्यक्तियों का जो योग आ रहा है वो आ रहा है बच्चे 98, और इन तीनों का योग आप लोगों को पता है 138 है। तो अगर मैं इन दोनों के अलग अलग योग को आपस में जोड़ूंगा तो बच्चे इतना तो समझ गए होंगे ना कि सर राम जो है वो दोनों बार जुड़ा है, राम जो है वो इस 78 के अंदर भी जुड़ा हुआ है और राम जो है वो इस 98 के अंदर भी जुड़ा हुआ है। तो दोनों का योग कितना होगा? ये 6 आएगा और ये 16, 16 और 1 17 बनेगा। 176 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये टोटल से कितना ज्यादा है? जितना ज्यादा होगा वही तो बच्चे आपका राम की वैल्यू बनेगी। बताइए, लास्ट क्वेश्चन ऐसे किया था सर, 138 आना चाहिए था तीनों को। अगर मैं सिंगल सिंगल टाइम जोड़ता हूं तो 138 आता है, लेकिन मैंने इन दोनों को जोड़ा, राम जुड़ चुका है, इन दोनों को जोड़ा, राम फिर से जुड़ चुका है। जब राम को मैं 2 बार जोड़ूंगा तो सर 176 आ रहा है। कितना अधिक आता है ये? 176 में से अगर 138 आप लोग हटाओगे तो बच्चे 38 ही तो अधिक आ रहा है, 38 दूनी 76 होता है, ठीक है ना? तो 38 ही ज्यादा आया है आप लोगों का। तो बस आप लोगों के राम की वैल्यू क्या बनने वाली है, राम का वजन कितना बनने वाला है? 38 ही बनेगा। ये लो हो गया क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक।
मैंने समझाने के लिए सारी बातें लिखी है। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, डायरेक्ट करने की कोशिश करना। देखो, रुपेश, मंदार और केतन का औसत वजन, एक रुपेश है, एक मंदार है और एक बच्चे केतन है। इन तीनों का एवरेज वजन 45 किलोग्राम दिया है, तो बच्चे टोटल योग कितना होगा? 135 आएगा कि नहीं आएगा? मल्टीप्लाई कर सकते हो। और फिर क्वेश्चन ने बोला कि रुपेश, डायरेक्ट लिख दूं, चलो कर लेते हैं। रुपेश और मंदार का औसत वजन है 43 किलोग्राम, दोनों का योग कितना आएगा? 86। फिर बोला कि मंदार और केतन का औसत वजन कितना है? 45 किलोग्राम, तो दोनों का योग कितना होगा? 90। इन दोनों का योग आप लोग जोड़िए, 6 आ चुका है, 8 दूनी 16 और 17 बन चुका है, 176 आ चुका है। तो ये इससे जितना ज्यादा होगा ना, वही आप लोगों के बीच वाले व्यक्ति की वैल्यू बढ़ने वाली है, क्योंकि बच्चे ये 2 बार जुड़ चुका है। समझ में आ रही है ना बात? तो कितना ज्यादा है सर? 35 दूनी 70, 70 और 35 और 6 41, 41 का गैप आ रहा है बच्चे। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 41 का है। यानी सर मंदार का जो वजन होगा वो कितना होगा? 41 किलोग्राम होगा। हो जाएगा क्वेश्चन, कर लोगे मेरे ख्याल से। अब कुछ एक चीजें समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। कुछ एक बातें ऐसी है जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। देखो, समझना बेटा, क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर है। पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूं आप लोगों को। देखो, अगर आप लोगों को ऐसा बोला जाए कि प्रथम लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो बच्चे प्रथम होनी चाहिए, यानी स्टार्टिंग की होनी चाहिए, और लगातार होनी चाहिए। फिर हो कितनी भी सकती है। अगर आप लोगों को इनका एवरेज निकालना है, तो बच्चे एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज आप लोग कैसे निकालोगे, समझने की कोशिश करना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि सर प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं हैं, कौन कौन सी होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। आप लोगों को इनका एवरेज निकाल के बताना है। तो बेटा एवरेज निकाला कैसे जाता है? सर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब सर राशियों का योग हमें करवाना पड़ेगा भी। 4 तक संख्याएं हैं, नॉर्मल आप लोग योग करवा सकते हो। 4 और 3 7, 7 और 3 10 बनेगा। लेकिन अगर सर यही संख्याएं 50 तक होती, सुपोज कीजिए, तो योग कैसे बनाते? 1 से लेकर 50 तक है, लिखने के बाद में जोड़ते तो बच्चे तो बहुत ज्यादा हो जाता। लेकिन आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि सर प्राकृत संख्याओं का योग होता क्या है। प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है? तो बच्चे प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला बहुत जगह आप लोगों के मैथ में काम भी आता है, याद रखना उसको। क्या है? n प्लस 1 और बटे में बच्चे 2। बस ये काम आप लोगों को करवाना होता है। n प्लस 1 बटे 2। n क्या है? जितनी संख्याओं के बारे में आप लोगों को बोला वो n होता है। अब फॉर्मूले में लिखने में आप लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, तो आप लोग नॉर्मल सोचो। n का मान क्या होगा? जितनी संख्याएं हैं वो, तो वो आ जाएगी। n प्लस 1 क्या होगा? सर उससे जस्ट आगे वाली संख्या, यानी जितनी संख्या आप लोगों को दी गई है वो, और उससे जस्ट आगे वाली संख्या के साथ उसको गुणा करवाना है, और गुणा करवाने के बाद बच्चे उसका आधा कर देना है। बस यही आप लोगों के प्राकृत संख्याओं का योग होता है। जैसे 10 प्राकृत संख्याएं हैं, मैंने बोला योग निकाल के बताओ इनका। 10 कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 प्राकृत संख्या, इनका योग बताओ। तो 10 है ना, तो 10 के आगे वाली संख्या क्या होती है? 11। तो 10 गुणा 11 कितना बनेगा? 110। 110 के बटे में 2 लगाओगे, यानी आधा करना है, तो कितना आ जाएगा? 55। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बच्चे प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, योग होगा। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा है, सर एवरेज कैसे निकाला जाता है? राशियों का योग बट्टे में राशियों की संख्या। एवरेज का फॉर्मूला बना रहा हूं। अगर आप लोगों को प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना पड़े तो क्या करोगे? सर राशियों का योग n प्लस 1 बटे में 2, और बटे में क्या होता है बच्चे? राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? सर n ही है। तो n से n कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो आपके एवरेज का फॉर्मूला क्या बन जाता है? n प्लस 1। बस ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लो, आप लोगों का काम बन जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1।
यानी सर जो संख्या उसको जस्ट उससे आगे वाली संख्या के साथ हमें गुणा ही करवाना, वही प्राकृतिक संख्याओं का औसत बनता है। बनता है कि नहीं बनता? अब देखो इसका एवरेज, ये कुछ गड़बड़ होगी बच्चे? अरे बटे 2 भी तो है, अरे सॉरी मैंने क्या कर दिया, रुको, ये नहीं है, काटा तो ठीक था, होगा क्या n+1/2, ये बना है बच्चे फॉर्मूला तो n+1/2, ठीक है ना, काटना तो ठीक था, लिखने में दिक्कत आ गई, n+1/2 ये फॉर्मूला बनता है। प्राकृतिक संख्याओं का अगर एवरेज निकालना है तो n+1/2, यानी सर जितनी संख्या है उसमें एक जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। समझ में आ गया? ये केवल समझाने के लिए लिखा है, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर नोटबुक में उतार लेना आप लोग। प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर चाहिए तो n+1/2 होता है बच्चे, ठीक। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं, बोलो। अब आप लोग समझ गए कि सर प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत निकालना है, लगातार अगर प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n+1/2, सिंपल, n+1/2, यानी जितनी संख्याएं होंगी उसमें एक जोड़ के आधा करना है, काम खत्म हो गया। अगर आप लोगों को प्रथम लगातार n सम संख्याओं का औसत दे दे, सम संख्याओं का औसत अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, लगातार प्रथम n सम संख्याओं का औसत अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए तो बच्चे कुछ नहीं करना होता, केवल और केवल n+1 करवाना होता है, केवल और केवल n+1 करवाना होता है। यानी सर जितनी संख्याएं होंगी केवल उसमें एक जोड़ना है, वही सम संख्याओं का औसत होता है। एग्जाम्पल लेकर देख लो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये 4 शुरुआत की सम संख्याएं हैं, मुझे इनका एवरेज निकालना है। नॉर्मल तरीके से निकालता हूं, कैसे निकालूंगा? राशियों का योग, 8 और 6 14, 14 और 6 कितना बनेगा? 20, 20। सर संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4, 4 का भाग दूंगा, कितना आएगा बच्चे? आप लोग कहोगे कि सर 5 आएगा, एवरेज आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं डायरेक्ट भी निकालता था कि प्रथम लगातार 4 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो सर n का मान कितना? 4, 4 में एक जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 5 आ गया ना डायरेक्ट। तो डायरेक्ट याद रखना इस चीज को, ठीक, डायरेक्ट इस चीज को बच्चे याद रखना। अब अगर प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का अगर आप लोगों से औसत पूछ लिया जाए, अगर विषम संख्याओं का औसत आप लोगों से पूछ लिया जाए तो बच्चे कुछ नहीं करवाते, सर जितनी संख्याएं होती है वही उनका एवरेज बनता है। अगर एग्जाम में आ गया कि 10 प्रथम विषम संख्याओं का औसत बताओ तो 10 ही आंसर देना है। 15 विषम संख्याओं का औसत बताओ, स्टार्टिंग की जो लगातार प्रथम विषम संख्याएं हैं 15, उनका औसत बताओ तो 15 ही बताना है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत बताओ तो 20 ही बताना है। समझ में आ गया होगा, ठीक। अभाज्य संख्याओं के ऊपर बच्चे आप लोगों का कोई फॉर्मूला नहीं बनता। अगर पूछ ले कि स्टार्टिंग की 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, शुरुआत की 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, तो बच्चे कोई फॉर्मूला नहीं होता। आप लोगों को अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, फिर जो अभाज्य संख्याएं होंगी उनके ऊपर हम लोग नॉर्मल तरीके से उनका एवरेज निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। समझ में आ गई बात? प्राकृतिक संख्याओं की औसत निकालने का फॉर्मूला है, सम संख्याओं के औसत निकालने का फॉर्मूला है, विषम संख्याओं का औसत निकालने का भी फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूले याद हो गए। अब मैं कुछ एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिनके अंदर इन्हीं तीनों फॉर्मूलों को आप लोगों को लगाकर क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है हमारा, अब इस क्वेश्चन को आप लोग करो, जल्दी करना, हो गया होगा मेरे ख्याल से अब तक तो। बोलो, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सर प्राकृतिक संख्याओं का औसत n का मान बच्चे कितना है? सर n का मान है 10, n का मान है 10। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था n+1/2 करवाना होता है, तो सर n+1/2
n प्लस 1/2 हमें करवाना होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी सर 10 प्लस 1/2 यानी कि 11/2। 11/2 का मतलब क्या होता है? 5.5 होता है। ठीक है, मैंने लिखा है, आप लोगों को लिखने की आवश्यकता भी ना पड़े। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली 31 प्राकृतिक संख्याओं का औसत चाहिए। सर 31 प्लस 1 32, 31 प्लस 1 32/2 और 32/2 कितना होता है बच्चे? 16। तो प्राकृतिक स्टार्टिंग की 31 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 16 होगा। फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक तो। आगे देखो, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सर फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप लोगों को एवरेज निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? n प्लस 1 का लगाओगे। तो सर क्या आएगा? 10 प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, बात हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत चाहिए। सर 50 प्लस 1 यही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा, 51। 50 प्लस 1 यही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। आ गया होगा समझ में बच्चे? नेक्स्ट देखो, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। विषम संख्या है बच्चे, क्या फॉर्मूला होता है? विषम संख्याओं का अगर एवरेज निकालना है तो सर फॉर्मूला होता है केवल n, जितनी संख्या उतना ही एवरेज बनेगा। तो बच्चे एवरेज कितना बनेगा? सर 5 बनेगा। n की मान कितना दिया है? 5। जितनी संख्या है उतना ही उनका एवरेज होता है, करके देख लेना। नेक्स्ट, प्रथम 67 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? सर 67 ही होगा, 67 ही बनेगा। कर लिए फटाफट क्वेश्चन। अब ये देखो, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? ये थोड़ा सा टाइप चेंज। अब लगातार कुछ संख्याएं होती है, सम संख्या हो सकती है, विषम संख्या हो सकती है, और उनका एवरेज आप लोगों को दे देगा, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसने तो पूछा सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ, छोटी भी पूछ सकता है, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर पूछ लेगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योगफल पूछ लेगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल भी पूछ सकता है। ठीक है बात? सबसे छोटी सबसे बड़ी का अनुपात भी पूछ सकता है। बेटा कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। आप लोगों को सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालनी आनी चाहिए, मेन बात यह है। ठीक, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो निकाला कैसे जाता है, समझना। पहली बात ये आप लोग याद रख लेना कि सर एवरेज जो होता है ना, औसत, वो हमेशा मिड पॉइंट होता है। एवरेज जो होता है वो बच्चे हमेशा मिड पॉइंट होता है, यानी सर मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु होता है बच्चे एवरेज। एवरेज जो होगा वो मध्य बिंदु होगा। क्लियर है? सर कैसे? समझ में नहीं आया? आ जाओ समझाते हैं। लगातार 5 विषम संख्याएं हैं। सर ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, और ये 5वीं है। लगातार है ना? लगातार है। सर इनके बीच की संख्या कौन सी होगी? तो सर 2 संख्या इधर हो जाएगी, 2 संख्या इधर हो जाएगी। ये इनके बीच की संख्या, ये इनका मिड पॉइंट है, ये इनका मध्य बिंदु है कि नहीं है? बोलो। बिल्कुल है। तो सर यही तो एवरेज है, क्योंकि एवरेज हमेशा मध्य बिंदु होता है। बोलो, एवरेज मिड पॉइंट होता है। यानी सर जो 5 संख्याएं थी उनमें बीच में 15 आएगा, और विषम संख्याएं हैं। 15 से बड़ी विषम संख्या 17, 17 से बड़ी विषम संख्या 19, 15 से छोटी विषम संख्या 13, 13 से छोटी विषम संख्या 11। यानी सर ये है वो लगातार 5 संख्याएं जिनका एवरेज 15 आ रखा था। तो संख्याएं निकाल दी आपने तो सारी। पूछा आपसे केवल बड़ी बड़ी, आपने सारी निकाल दी। अरे वाह, कमाल कर दिया। अब आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछेगी कि सर ये रही सबसे बड़ी संख्या 19, आंसर आ गया। क्या सर यही तरीका है? तरीका तो है, बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन कब तक? सर जब तक 5 संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, तब तक। 50 संख्याएं होती तो सर क्या ऐसे लिखते? 24 इधर लिखते, 50 में बात भी नहीं बनती। 51 संख्याएं होती तो सर 25 इधर लिखते, 25 इधर लिखते, बीच में लिखते। फिर ये थोड़ी ना होता। ऐसा नहीं करवा सकते आप लोग। टाइम लग जाएगा, सारा पेपर हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। ऐसा करना ही नहीं है। लेकिन ये तरीका समझ में आ गया ना? बोलो। एवरेज जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक खास तरीका है। हटा दूं इसको? समझ में आ गया होगा? देखो,
जब भी आप लोगों से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो आप लोगों को तरीका क्या लगाना है? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालनी है समझो। चाहे विषम पूछे चाहे सम पूछे, दोनों के लिए लग जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालोगे समझना। देखो कितनी संख्याएं हैं सर? 5 संख्याएं हैं। भी जितनी भी संख्याएं होंगी ना, हमेशा उसमें से एक कम कर देना। जैसे ही क्वेश्चन नजर आए इस टाइप का, जितनी संख्याएं आप लोगों को देगा, सबसे पहले दौड़ के क्या करना है? जितनी संख्याएं होंगी उसमें से एक कम करना है। ठीक है बात। अब सर 5 संख्याएं थी, एक कम कर दिया तो कितना आ चुका है? 4 आ चुका है। क्लियर है? अगर सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो एवरेज के अंदर उसको जोड़ दो। किसको जोड़ना है सर? जितनी संख्याएं थी उसमें से कम करने के बाद जो आया है ना, उसको जोड़ना है। यानी सर जितनी भी हमारी संख्याएं होंगी उसमें से एक कम करके जो आएगा ना, उसको जोड़ना है। ठीक है बात? मतलब 4 को जोड़ना है इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप लोगों को सबसे छोटी संख्या चाहिए, सबसे छोटी संख्या चाहिए, चाहे सम पूछे चाहे विषम पूछे, दोनों के लिए लागू होगा। तो बच्चे एवरेज में से सर घटा देंगे। क्या घटा देंगे? अरे वही घटाना है जो जोड़ना था, संख्या और माइनस का 1, ये आप लोगों को घटाना है। जितनी संख्याएं होंगी उसमें से कम कर लो, वही लिखा जाएगा यहां हमेशा। ठीक? बड़ी पूछे तो जोड़ना है, छोटी पूछे तो घटाना है। अब क्या पूछा सर? सबसे बड़ी पूछा, सबसे बड़ी संख्या पूछी। सबसे पहले मैंने 5 में से 1 कम कर दिया, कितना आ चुका है? 4। मेरा 4 आ चुका है। अब मैं इस 4 का यूज करूंगा। अगर 15 के अंदर मैं इसको जोड़ दूंगा तो 19 आएगा, यानी सर सबसे बड़ी संख्या निकल कर आ गई। अगर मैं 15 में से, यानी एवरेज में से अगर मैं 15 में से इसको घटा दूंगा तो बच्चे मेरी सबसे छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। जो भी आप लोगों से पूछे आप लोग करवा सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया, बल्ले बल्ले हो गई। अगला क्वेश्चन उठाओ। लगातार 15 विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 27 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या चाहिए। सर सबसे बड़ी चाहिए, सबसे पहले क्या करूंगा? इसमें से एक कम करके कितना बनाऊंगा? 14। 14 को यूज करना है। अगर एवरेज के अंदर मैं इस चौगदा को जोड़ दूंगा तो मेरी सबसे बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी। अगर चौगदा को इसमें से घटा दूंगा तो मेरी सबसे छोटी संख्या निकल कर आ जाएगी। कितनी निकल कर आ जाएगी? 13। ये बच्चे सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है। हमसे केवल बड़ी ही पूछी गई थी तो सर बड़ी की ही बात करते हैं। तो कितना आएगा? 41 आएगा। अगर अंतर पूछ लेता तो अंतर भी निकाल देता, योग पूछता तो योग भी निकाल देता, गुणनफल पूछता तो गुणनफल भी निकाल देता, अनुपात पूछता तो मैं अनुपात भी बता देता। कर सकते हो? नहीं कर सकते? अगला देखो। लगातार 15 विषम संख्याओं का औसत 27 है, सबसे छोटी विषम संख्या चाहिए 25 है, सॉरी, लगातार 25 विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या चाहिए। पीछे वाला क्वेश्चन क्या था? अच्छा 15 के ऊपर था। ठीक, तो देखो सर सबसे छोटी चाहिए, सबसे छोटी संख्या चाहिए, सबसे छोटी संख्या चाहिए तो नॉर्मल सा काम करवाना है। क्या करवाना है? पहले तो इसमें से एक कम करो। जैसे ही एक कम करोगे कितना आएगा? 24। 24 का यूज में लेना है। सबसे छोटी संख्या 27, 27 में से 24 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। सबसे छोटी तो सर 3 है। सबसे बड़ी पूछता तो प्लस उड़ाओगे। नेक्स्ट, लगातार 25 सम संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे छोटी सम संख्या चाहिए। मैंने बताया ना दोनों के लिए लगेगा, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, सेम ही तरीका है। तो सर 25 में से सबसे पहले एक कम करूंगा, कितना आएगा? 24 आएगा। यानी मुझे 24 को यूज में लेना है। क्या पूछा? सबसे छोटी सम संख्या छोटी पूछी है ना, तो 44 में से घटाऊंगा, बच्चे कितना आएगा? अरे 20 आएगा। आप लोग 30-30 बोल रहे हो, 20 आएगा। लगातार 22 सम संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी सम संख्या का अंतर क्या होगा? अंतर निकालना है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी निकाल लो। बड़ी सर कैसे निकालेंगे? 45 है, इसके अंदर जोड़ेंगे। कितना जोड़ोगे रे बाबू? सर 21 ही जोड़ना है, ये तो हमें पता है। 21 जोड़ोगे, 21 जैसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 55, 65 और 1 66 आ चुका है। सर सबसे छोटी निकालेंगे तो हमें घटाना पड़ेगा। 45 में से 21 अगर आप लोग घटा दोगे, कितना आ चुका है? 4 आ चुका है। 4 में से 2 जाएगा, 2 आ चुका है, 24 आ चुका है। ये लो सर, हमसे क्या पूछा गया?
दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितना है? 6 में से 4 गया सर 2, और 6 में से 2 गया तो 4, 42 का अंतर है। हमारे क्वेश्चन का आंसर तो 42 बन जाएगा। हो जाएगा, नॉर्मल से है। कर सकते हो नहीं कर सकते? अब ये करो, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों के औसत और वर्गों के औसत का अंतर ज्ञात आप लोगों को करना है बच्चे। कीजिए इस क्वेश्चन को। देखो, आप लोगों को बेटा कुछ एक चीजें समझनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को वर्गों का औसत और घनों के औसत के बारे में बोल दे तो बच्चे 2 फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को वर्गों का औसत निकालना है, भी कोई भी प्राकृत संख्याएं हो सकती है और उनके वर्गों का औसत हमें निकालना है, तो बच्चे वर्गों का जो औसत निकालोगे वो कैसे निकालोगे? n+1 फिर 2n + 1 और बटे में 6। ये बच्चे फॉर्मूला होता है, याद रख लेना। वर्गों का अगर औसत चाहिए, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर औसत चाहिए तो n+1 2n + 1 बटे में 6। ये आप लोगों का बच्चे फॉर्मूला काम करेगा। अगर आप लोगों को घनों का औसत चाहिए, अगर आप लोगों को घनों का औसत चाहिए तो बच्चे घनों के औसत का फॉर्मूला क्या बनेगा? n+1 और बटे में 2। इस पूरे का स्क्वायर आप लोगों को करवाना है और बटे में बस आप लोगों को केवल और केवल करवाना है बच्चे n। तो ये आपके इसका प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों और वर्गों के औसत का बच्चे फॉर्मूला तैयार हो चुका है। क्लियर होगी मेरे ख्याल से बातें? बोलो, क्लियर होगी ना? बताओ भी। वर्गों का औसत चाहिए n+1 2n + 1 बटे में 6, ये फॉर्मूला बनेगा। अगर घनों का औसत आप लोगों को चाहिए तो n+1 बटे में 2, इसका होल स्क्वायर पूरे का, और बटे में n आप लोगों का फॉर्मूला तैयार होता है। तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना बेटा, क्वेश्चन आ जाते हैं इनके ऊपर। अब हम लोग करते हैं। सर प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं, घनों और वर्गों के औसत का अंतर हमें चाहिए, तो फॉर्मूले को पढ़ा रहने दो, हम लोग यहां काम करवा लेंगे, इतनी जगह हमारे लिए पर्याप्त है। सर वर्गों का औसत चाहिए, क्या फॉर्मूला लगाओगे? n+1 2n + 1 बटे में 6। तो n का मान कितना है बच्चे? 5। n की वैल्यू कितनी दी गई है? सर 5 दी गई है। तो n की वैल्यू 5, 5 और 1 कितना? सर 6। 5 दूनी 10 और 1 कितना? 11। और बटे में बच्चे कितना? सर 6। तो 6 से 6 काटूंगा तो बच्चे कितना आएगा? 11 आएगा। यानी वर्गों का औसत तो 11 निकल कर आया। अब आप लोग इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कीजिए, कितना आएगा? सर 5 रखना है, ये 5 हो चुका है, 5 + 1 ये 6 हो चुका है। यानी सर 5 बना, इधर गुणा के अंदर 6 बना, और बटे में 2 भी बन चुका है। पहले काट लीजिए फिर स्क्वायर करवाएंगे, और इसके बटा में भी 5 होगा लेकिन इसका स्क्वायर होगा, यही है। 2 से काटोगे 3 आएगा, 5 × 15। सर 15 का स्क्वायर करूंगा तो 225 आएगा, और 225 बटे में अगर 5 लिखूंगा तो बच्चे कितना आएगा? सर 5 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 5 बार कटेगा, यानी 45 आएगा। वर्गों का औसत 11, घनों का औसत 45। अंतर पूछ रहा है तो बेटा 11 और 45 का अंतर कितना है? 45 और 11 का बच्चे अंतर कितना आएगा? सर ये आ जाएगा 34। ये लो, फॉर्मूला याद है ना तो काम कुछ नहीं है। अगर फॉर्मूला याद है तो बच्चे कोई काम नहीं है, ज्यादा छोटा सा सवाल है फिर तो ये। एंड ये आप लोगों के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत बार बनते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत चाहिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत देखो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी गया है। कोई फॉर्मूला नहीं है अभाज्य संख्याओं के ऊपर बच्चे, कोई फॉर्मूला नहीं है। नॉर्मल आप लोगों को अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बच्चे? 2। फिर कौन सी है? 3। फिर कौन सी है? 5। फिर 7। फिर बच्चे 11। फिर 13। फिर 17 और फिर 19 और फिर 23। हो गई क्या 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
एक और लिखो भी 29, 29 भी आएगी, ये होगी सर 10। इनका आप लोगों को एवरेज चाहिए। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करवानी पड़ेगी बच्चे। तो योग कर लीजिए पहले, कितना बन चुका है देख लीजिए। 9 और 3 बच्चे कितना, 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 3 बेटा कितना 31, 31 और 1 कितना 32, 32 और 7, हाँ ये जुड़ेगा 32 और 7, 32 और 7 बच्चे कितना 39, 39 और 5 कितना 39 और 10 जोड़ो ना, 39 और 10 कितना 49, 49 का कितना आएगा बच्चे सर 9 आएगा। आंसर तो आ चुका है, क्योंकि सर जिसके लास्ट में 9 होगा वही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। नीचे तो 10 आएगा ना, नीचे तो 10 आएगा, 10 का भाग दूंगा तो सर 0.9 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आंसर आ गया, पूरा कर लो सर। 49 बना, फिर और जोड़ लीजिए, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 4 कितना बच्चे 12। ये लो 129 बटे 10 आएगा। 129 बटे 10 को बच्चे क्या बोलोगे 12.9 बोलोगे, तो आंसर तो पहले ही आ चुका था 12.9, हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। देखो अब ये जबरदस्त क्वेश्चन था बच्चे, ये क्वेश्चन जबरदस्त है। इसके अंदर बीजगणित घुसा दी अगले ने, एवरेज के अंदर बीजगणित डाल रखी है, समझना लास्ट में जाकर। देखो यदि एस संख्याओं का औसत आर की पावर 4 है, तो बेटा एस संख्याओं का औसत दिया है। अगर मैं एस संख्याओं का योग निकालने की कोशिश करूं, यदि मैं एस संख्याओं का योग निकालने की कोशिश करूं, एस संख्याओं का योग, तो आप लोग क्या कहोगे कि सर औसत को राशियों की संख्या से गुणा करवा दीजिए, योग आ जाता है, आ चुका है। फिर आप लोगों को बोला आर संख्याओं का औसत एस की पावर 4 है, तो बेटा आर संख्याओं का योग कितना बनेगा, आर संख्याओं का योग बच्चे कितना बनेगा सर, औसत को राशियों के साथ गुणा करवा दीजिए, एस की पावर 4 गुणा में आर, ये सर योग बन चुका है। क्वेश्चन ने क्या बोला, सभी आर प्लस एस संख्याओं का औसत चाहिए। तो सर आर प्लस एस संख्याओं का औसत चाहिए, निकलेगा कैसे, आर और एस का योग बटे में आर और एस की संख्याएं, ठीक है ना टोटल। तो सर आर और एस का योग कितना बन चुका है, ये रहा दे रखा है, तो मैं एवरेज निकाल रहा हूं बेटा, ठीक है ना। आर प्लस एस का औसत निकाल रहा हूं मैं, कैसे निकलेगा सर, राशियों का योग लिखना पड़ेगा। राशियों का योग ये रहा, आर की पावर 4 एस प्लस में एस की पावर 4 आर, ये तो योग है, बटे में राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या बच्चे कितनी आएगी सर, आर प्लस एस ही तो होगी भी, जितनी भी ये आर है वो लिख ली, जितनी भी एस है वो लिख ली, दोनों को जोड़ दिया, राशियों का योग यही होगा, यही एवरेज है। लेकिन सर ये ऑप्शन में तो नहीं आ रहा, एवरेज तो मैंने निकाल दिया, लेकिन बेटा ये ऑप्शन में तो नहीं है सर, बटा के अंदर तो कुछ भी नहीं है, देखो बटा के अंदर तो कुछ भी नहीं है, यानी इसको आप लोगों को हटाना पड़ेगा, कैसे ना कैसे करके आर प्लस एस को हटाना है। तो कैसे हटाओगे, ऊपर आर और एस दोनों जगह है कि नहीं है सर, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, तो आर और एस को कॉमन उठा लेता हूं। आर और एस को बच्चे मैंने ले लिया कॉमन, यहां करवा दूं, आर और एस को मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, आर की पावर 3, आर की पावर 3, और सर एस तो 12 आ चुका है, प्लस 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 सर एस बाहर ले चुका हूं, एस की पावर 3 बचेगा, आर को मैं बाहर ले चुका हूं, ये बचेगा, और बटे में क्या बचेगा, आर प्लस एस, आर प्लस एस। सर कटा तो अभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं कटा, लेकिन अब बीजगणित काम आएगी। आर का क्यूब प्लस एस का क्यूब, फॉर्मूला पढ़ा है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है क्या आप लोगों ने, पढ़ा है, याद ही नहीं आ रहा, बस सर पढ़ा तो था किसी जमाने के अंदर, लेकिन बस अभी दिमाग में नहीं बैठ रहा। आप एक बार बता दो, हमें पता चल जाएगा, बता देता हूं। ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, समझना, ए प्लस बी होगा, फिर ए का स्क्वायर होगा प्लस बी का स्क्वायर होगा, माइनस में ए बी होगा, ये ए क्यूब प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लोग इसके अंदर लगाने की कोशिश कीजिए, लगा देते हैं सर, अभी लगा देते हैं। देखो
लगा देते हैं, लगाओ। आर एस तो ऐसे ही रहेगा सर। इसके अंदर लगाता हूं ए का क्यूब बी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अरे क्या करवा रहे हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी आर प्लस एस। और सर ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये रूप रहेगा, आगे जगह नहीं है, लिखने में दिक्कत आएगी। तो सर कहीं और समझाओ। अरे बोर्ड ही भर गया अपना तो पूरा का पूरा, यहां समझा दो सर, यहां समझा दो। ये जगह पड़ी है ना, क्या इसका चार्ट डालेंगे हम लोग, यहां समझा दो। ये फॉर्मूला हो चुका है, यहां समझ लेना बेटा अच्छे से, ठीक है। इसको मैं फॉर्मूले के रूप में लिख रहा हूं। आर एस आएगा सर, आर प्लस एस बनेगा यानी ए प्लस बी बनेगा। फिर सर ए का स्क्वायर बनेगा प्लस में बी का स्क्वायर बनेगा और माइनस में 2ab भी बनेगा। 2ab नहीं, माइनस ए बी, केवल ए बी। और बटे में सर क्या रहेगा, ए प्लस ए, ये आर प्लस एस रहेगा, आर प्लस एस रहेगा। अब सर कट गया, अब आ गया ये, अब कट चुका है हमारा, कट गया। तो बस ये बचा ना, तो यही तो बच्चे ऑप्शन में दे रखा है, गौर से देखो। आर एस, आर का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आर एस, ये रहा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आर एस, हो गया। करवाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि सर ओहो बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर छोड़ देते हैं, बाकी इतने सारे क्वेश्चन समझ में आ गए सर एक को छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो बेटा बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो 0.00 कुछ नंबर से भी रहते हैं एग्जाम में। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो जाए, इसलिए छोड़ना नहीं है, करना है। मैंने भी करवाया है ना, आप लोगों को भी समझना है, फॉर्मूला है इसमें। अब आगे वाले जो कुछ क्वेश्चन है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे। इस चीज को अच्छे से समझो, क्या कहना चाहता है। सभी संख्याओं के साथ जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, ऑपरेशंस का मतलब प्लस करोगे, माइनस करोगे, भाग करोगे या गुणा करोगे, तो जो भी काम प्रत्येक संख्या के साथ होता है वही काम औसत के साथ हो जाता है। क्या समझे, जितना परिवर्तन हर एक संख्या में करोगे ना, उनके एवरेज में भी उतना ही परिवर्तन हो जाता है। अगर हर संख्या के अंदर आप लोग 2 जोड़ रहे हो तो बच्चे एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में से 1 के घटा रहे हो तो एवरेज भी 1 कम हो जाएगा। यदि हर एक संख्या को आप लोग 3 से गुणा कर रहे हो तो एवरेज भी 3 गुना हो जाएगा। यदि हर संख्या को आप लोग 4 से भाग दे रहे हो तो एवरेज भी बच्चे 4 गुना कम हो जाएगा। समझ में आई बात, आ चुकी है सर, इतना समझ में तो आ चुका है, वरना फिर वो है अपने पास सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी वाली चीजें, ठीक है ना। 20 संख्याओं का औसत 83 है। यदि प्रत्येक संख्या में 19 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसने क्या बोला, यदि प्रत्येक संख्या में, हर एक संख्या में चुन चुन के सभी संख्याओं में 19 जोड़ना है, हर एक संख्या में 19 जोड़ना है, तो सर नया औसत क्या होगा। तो बेटा हर एक संख्या के साथ जो काम करवाता हूं वही काम औसत में करवाना पड़ेगा। हर संख्या में 19 जोड़ रहा हूं तो औसत में भी 19 जुड़ जाएगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा, जो पुराने वाला औसत था ना उसको नया बनाओ। सर 83 में 19 जोड़ना है, जैसे 83 में 19 जोड़ूंगा तो बच्चे 102 पे बात बन जाएगी, क्या मेरी बोल लो। हाँ सर 102 के ऊपर बात बन जाएगी, ये लो 102 हो जाएगा नया एवरेज। आ गया होगा समझ में। अगला 15 संख्याओं का औसत 52 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 17 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो बच्चे नया औसत क्या होगा, सर हर संख्या के साथ जो काम करवा रहे हो ना वही काम आपको एवरेज में करवा देना है। एवरेज था 52, हर संख्या में से 17 घटा रहा हूं तो एवरेज में से भी 17 मैं घटा दूंगा। कितना बन जाएगा बच्चे एवरेज, सर 35 बन जाएगा नया एवरेज। ठीक है, हो जाएंगे चुटकियों में। 30 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 23 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो सर हर संख्या को 23 के साथ गुणा करना है, इसका मतलब हमें औसत को भी 23 के साथ गुणा करवाना है। तो नया औसत क्या हो जाएगा, सर पहले 20 का था, अब 23 के साथ गुणा करवा देना, 460 बन जाएगा नया एवरेज। 460 बन जाएगा, 23 दूनी 46, 460 आना चाहिए, इसको 60 बना लेना। ठीक है, 460 आएगा सर। क्लियर है बात, 460 ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 संख्याओं का औसत 47 है।
यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। हर एक संख्या को 6 के साथ गुणा करना है, यानी सर औसत को भी 6 के साथ गुणा करना है। नया औसत क्या बनेगा, बिना टाइम लिए, बिना हाव भाव किए, बिना भाव खाए हुए क्वेश्चन को कर दो। सर 47 था स्टार्टिंग में एवरेज, अब 6 के साथ गुणा करवाना है। सर 6 7 42, जिसके लास्ट में 2 होगा वो क्वेश्चन का आंसर होगा। 42 आ चुका है, 6 चौका 24, 24 और 4 28, 282। नया एवरेज क्या बनेगा, 282 का बन जाएगा। एग्जाम का ये देख लो, आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसीलिए करवा रहे हैं। सारे टाइप कवर करवाते हैं वैसे तो आप लोगों को। क्वेश्चन ने क्या बोला, 40 संख्याओं का औसत 162 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो बच्चे नया औसत क्या बनेगा, न्यू एवरेज आप लोगों का क्या निकल कर आएगा। सर जो काम प्रत्येक संख्या के साथ किया जाता है वही काम औसत के साथ हो जाता है, तो नया एवरेज क्या बन जाएगा, 81 का बन जाएगा। हमें सब कुछ समझ में आ गया, हमें सारी की सारी बातें समझ में आ चुकी है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल हम लोग इस टॉपिक को बच्चे खत्म ही कर देंगे। इतने ही क्वेश्चन इस टॉपिक के बचे हुए हैं, इतने टाइप इस टॉपिक के बचे हुए हैं जो कल खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो 3 क्लासों के अंदर एवरेज का टॉपिक खत्म है। इसके बाद में आप लोगों के 2 से 3 टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा। एक दिन का गैप लगा अभी क्लासों के बीच में, थोड़ी सी तबीयत खराब थी इस वजह से लगा, वरना बच्चे गैप लगाने का कोई कारण नहीं था। ठीक है, तो हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।